We'll start with second part of and last part of environment PT. Sustainable development. तो SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 आया है, ठीक है। तो दिस इज रिलीज बाय नीति आयोग, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये 4th एडिशन है रिपोर्ट का, और उसके बाद ये मेजर कर रहा है नेशनल की प्रोग्रेस, स्टेट यूनियन टेरिटरीज किस पे, ये 113 इंडिकेटर पे, और ये 113 इंडिकेटर अलाइंड है मॉस्पी के नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से, ठीक है। और ये क्या होता है अभी आगे देखेंगे। इसका स्कोर 0 से 100 होता है। 100 मतलब कि स्टेट यूटी ने टारगेट अचीव कर लिया, जो कि 2030 के लिए टारगेट हमने बनाया है। 4 कैटेगरी में बांटा है इसको, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट्स, ठीक है। फिर इंडिया का जो कंपोजिट स्कोर है पूरे इंडिया का, वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 66 से 71 हो गया है अभी, ठीक है। टॉप स्टेट्स कौन से, उत्तराखंड, केरला, और टॉप यूटी कौन सा है, चंडीगढ़, ठीक है। और सभी स्टेट्स ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखाया है, ठीक है। फिर एक एसडीजी से रिलेटेड नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, जो कि हमने अभी ऊपर बात करी थी, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो ये रिलीज करा है किसने, मॉस्पी ने, मॉस्पी रिलीज करता है, ठीक है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि यूएनएसडीएसएन रिलीज करता है, ठीक है। ये बोल रहा कि ओनली 16% एसडीजी टारगेट ऑन ट्रैक है, जो कि 2030 तक मेट हो जाएंगे, उसके अलावा नहीं हो पाएंगे, ट्रैक पे नहीं है मतलब। फिनलैंड जो है उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, इंडिया की रैंकिंग 109 है, 109 है आउट ऑफ 166। और किस किस पे ऑन ट्रैक है, पॉवर्टी रिडक्शन पे और क्वालिटी एजुकेशन पे, ठीक है। लेकिन किस किस में इशू हो रहा है, सस्टेनेबल सिटीज पे और क्लाइमेट एक्शन पे प्रोग्रेस डिक्रीज हो रही है। फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट है 2024, ये यूएन डेसा निकालती है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, गोल अगर आ गया तो डेसा, यूएन डेसा, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। इसमें बोला कि केवल 17% एसडीजी टारगेट जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी अचीव बाय 2030, ठीक है। फिर चिपको मूवमेंट है 2023 में 50th एनिवर्सरी हो गई चिपको मूवमेंट की, क्योंकि 1973 में हुआ था। ये क्या हुआ था, एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था अगेंस्ट फॉरेस्ट कटिंग। कहाँ पे चालू हुआ था, रेनी विलेज में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल है वो और पहले जाता है, डेट्स बैक टू 18th सेंचुरी। वो स्टार्टेड बाय राजस्थान बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी के थ्रू स्टार्ट किया गया था। और किसने लीड किया था, अमृता देवी। किसके खिलाफ था, किंग ऑफ जोधपुर के खिलाफ, ठीक है। और कौन कौन लोग थे, मेनली तो विलेज वुमेन थी, बाकी सुंदरलाल बहुगुणा था, चांदी प्रसाद भट्ट था, गौरा देवी वगैरह थे, ठीक है। और यहीं से ये भी एक मैनिफेस्टिंग द फिलोसफी ऑफ इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या है कि कनेक्शन बिटवीन इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड वुमेन, ठीक है। और कौन से बड़े बड़े मूवमेंट है, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 का, ये कुंदापुजा रिवर में, पल्लकड़ केरला में हुआ था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था इस रिवर पे। एपिको मूवमेंट हुआ था, पांडुरंगा हेगड़े ने लीड किया था कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मेधा पाटकर ने लीड किया था अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑन नर्मदा। अदर इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट मूवमेंट क्या है, चिलिका बचाओ आंदोलन, बॉक्साइट माइनिंग इन काशीपुर, गांधा मर्दन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर एक सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग है, ठीक है। बेसिकली बात ये क्या हो रही है, अभी हम इकोनॉमी बहुत ज्यादा फोकस करे जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीडीपी वगैरह में भी सब इकोनॉमी यूज होता है, कि कितना प्रोडक्ट बना है, कितना सर्विसेज बना है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरमेंट भी फैक्टर इन करे हमारी जीडीपी में, क्योंकि होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री बताएगा। अगर कोई कंट्री है बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म कर रही है और फिर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम नए नए तरीके आ रहे हैं जहां पे हम एनवायरमेंट को फैक्टर इन करें जीडीपी के अंदर। तो ये मॉस्पी ने रिलीज किया 7th इश्यू ऑफ एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 एनवायरमेंट अकाउंट्स, ठीक है। अब ये एनवी स्टेट जो है कंपाइल हुआ है इन अकॉर्डेंस विद एसईईए सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इस एसईईए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही मॉस्पी ने एनवी स्टेट्स कंपाइल किया है। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है एनवायरमेंट को, कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स इसके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चेंजेस को। इसमें 4 एरियाज है, एनर्जी अकाउंट्स, ओशन अकाउंट्स, सोइल न्यूट्रिएंट इंडेक्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंडिया, इसमें बोला है कि इंडिया जो इमर्ज हुआ है वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये क्या है, ये एग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जहां पे आप एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स को कंपाइल करते हो। ये एक्चुअली देखता है कि एनवायरमेंट एसेट्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या स्टॉक्स है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब, ठीक है। ऐसे तो बाकी और इतना अंदर जानने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर इसके अंदर ये कि अदर एनवायरमेंट अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये नेशनल एनएसओ का कुछ है, ठीक है। उसके अलावा मॉस पीबीए,
अकाउंट्स इंडिया ये करती है, ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये जानना है कि इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एनकेव्स, ठीक है, कि नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। एनकेव्स किसने लॉन्च किया था? यूएन स्टेटिक्स डिवीजन ने किया था, यूएनईपी था और सीबीडी का सेक्रेटरी था 2017 में। एनकेव्स आता है, ऐसे डब्ल्यू केव्स आता है, वो शायद वर्ल्ड बैंक का, वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, जीपी, अभी हम तक करते हैं जीडीपी, अब जीपी की बातें हो रही, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। तो उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स निकाला है। ये क्या होता है? ये होता है कि टू इवेल्युएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कितना इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। इसके 4 पिलर है, एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर, ठीक है। उत्तराखंड ने सबसे पहले किया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या है? तो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स अभी ऑलमोस्ट 45% हो चुका है नवंबर 2023 के हिसाब से, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी का, ठीक है। सोर्स वाइज क्या है? सोलर आएगा 20%, विंड आएगा 10.5%, हाइड्रो आएगा 10.3%, बायोमास वगैरह आएगा 2.3%, स्मॉल हाइड्रो पावर आएगा 1.1% और वेस्ट टू एनर्जी है 0.1%, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया, सो दैट हमको ऑप्शन मार्क करने में ईजी हो। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में राजस्थान टॉप पे है, ग्लोबल स्टैंडिंग में रिन्यूएबल एनर्जी में हम 4th पे है, कैपेसिटी में, विंड पावर कैपेसिटी में 4th पे है, और इंडिया रिसेंटली टुक जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इंडिया में इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव को हम अलग से पढ़ते ही हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, फिर पीएलआई स्कीम है सोलर मॉड्यूल के लिए, फिर पीएम कुसुम है जहाँ पे फार्मर्स के फील्ड के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगता है इनफर्टाइल लैंड वगैरह पे, ठीक है। फिर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए, सोलर प्लांट्स के लिए 1 करोड़ हाउस होल्ड। फिर सोलर पार्क स्कीम में बड़े बड़े पार्क्स बनाए प्लग एंड प्ले मॉडल पे। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, ठीक है, और एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 आना चाहिए, ठीक है। फिर अब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ये अभी जितने भी सीओपी वगैरह चल रहा है जहाँ पे कोल को कम करने की बात कर रहे हैं, फेज आउट या फेज डाउन करने की बात कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कंट्रीज सब ये चाहती है कि ये ट्रांजिशन जो हो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो। ऐसा ना हो कि सडनली बोल दो कि सडनली आप रिन्यूएबल एनर्जी पूरा शिफ्ट कर दो, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा कोल डिपेंडेंट है, जैसे हमारी भी 50% ऑफ एनर्जी नीड जो है कोल से आती है। तो इसलिए हम एनर्जी ट्रांजिशन जो होना चाहिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए। अभी क्या है? जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है ग्रीनिंग द इकोनॉमी इन ए वे दैट फेयर एंड इंक्लूसिव। इकोनॉमी को ग्रीन तो कर रहे हो, लेकिन वो फेयर एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सबको डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। जैसे कोल माइनिंग में काम कर रहे हैं लोग, अचानक अब रिन्यूएबल में काम करने के लिए आपको स्किल चाहिए, आप सडनली आपने कोल बंद कर दिया तो और उनको स्किल नहीं दी, तो ये गलत हो जाएगा ना उनके साथ। तो डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड, ऐसा आईएलओ की डेफिनेशन है, ठीक है। ये कहाँ रिकॉग्नाइज हुआ था? जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन अग्रीड COP21 ग्लासगो स्कॉटलैंड में जस्ट ट्रांजिशन डिक्लेरेशन अग्रीड हुआ था। क्या क्या है इसमें? इक्विटी है, इंक्लूजन है, सस्टेनेबिलिटी है, ये बेसिक से तो आप नहीं पढ़ोगे तो भी आप मार्क कर दोगे अगर आएगा तो। अब कैसे कैसे इसका देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। COP21 में 2015 पेरिस में पेरिस एग्रीमेंट प्रियम्बल ने मेंशन किया था स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली जस्ट ट्रांजिशन के बारे में ऑफ वर्कफोर्स एंड क्वालिटी जॉब्स। फिर COP24 केटोविस में सिलेसिया डिक्लेरेशन ऑन सॉलिडरिटी एंड जस्ट ट्रांजिशन अडॉप्ट हुआ गया था, यहाँ बात हुई थी, यहाँ अडॉप्ट हो गया। उसके बाद COP26 के अंदर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप GTP साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया था। फिर COP27 2022 शर्म एल शेख में जस्ट एनर्जी वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, यहाँ पार्टनरशिप या प्रोग्राम, ठीक है। फिर COP28 2023 दुबई के अंदर पहला डायलॉग अंडर दिस प्रोग्राम ये हुआ था, ठीक है। फिर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च हुआ था COP26 UNFCCC में, ऊपर देख लिया। फिर जस्ट ट्रांजिशन बाय ऑल इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कि 120 कंट्रीज को इवेल्युएट करती की, और इसका थीम क्या था? फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 63 अप फ्रॉम 67। टॉप 5 परफॉर्मेंस क्या है? स्वीडन एंड डेनमार्क, ठीक है।
ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है। एमएनआर ने बोला है कि 30 इस टारगेट सेट किया है कि 30 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन को करना है 2030 तक, ठीक है, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। बाकी ऑफशोर ऑनशोर प्रोस कॉन्स तो बहुत ईजी है, मतलब आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा है। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, इसका आउटकम्स क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बनानी है 2030 तक। फिर आपको अप्रोक्सीमेटली 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इसके थ्रू ऐड करनी है, 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 6 लाख फुल टाइम जॉब्स क्रिएट होगी, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नाइस, ठीक है, एमएनआरई के अंदर, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च हुआ था, आउटले इसका 19,744 करोड़ है। फेज 1 ये होगा 2025-26 तक, फेज 2 चालू होगा वो 2029-30 तक होगा, ठीक है, 22-23 से चालू। इसमें एक साइट भी है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं ये, बट काम के नहीं है कुछ भी, क्योंकि इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके ऊपर। बस देख लो कि एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू हुई है, बसेस वगैरह चालू हुई है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, लेह में बाय एनटीपीसी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाई है, तो ठीक है इतना, लेकिन कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में, क्योंकि इतना रिलेवेंट नहीं है। अबाउट ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसमें जो स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन कहाँ से आती है? कोल से। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से। ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से। टर्कोइज मिथेन से। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। और प्रोसेस भी लिखा है, कोल गैसिफिकेशन, मिथेन रिफॉर्मेशन, फिर वापस कोल गैसिफिकेशन, फिर पायरोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपको आइडिया थोड़ी बहुत होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, शायद पहले आया भी है और आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ऐसा ना कुछ काम का नहीं है। फिर जियोथर्मल एनर्जी है, ये जो जियोथर्मल एनर्जी के लोकेशन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे ऊपर पूगा हो गया, फिर यहाँ मनरन हो गया, फिर सोहना दिल्ली के पास में हो गया, फिर केम्बे हो गया, तुवा हो गया, तुलशाम हो गया, फिर ये गणेशपुरी हो गया, ये राजापुर हो गया, ठीक है। फिर भुटाया गोदम हो गया, अगुंदला हो गया, बुगा हो गया, तत्तापानी हो गया, सूरजकुंड हो गया। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये काम की चीजें हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसा जिसमें और कुछ भी काम का नहीं है पढ़ने का। प्री के स्पेसिफिक बात करें, फिर अंडरग्राउंड की कोल गैसिफिकेशन प्लांट है। इसमें क्या होता है कि कोल इज गैसिफाइड और केमिकली कन्वर्टेड इनटू सिंथेसिस गैस सिनगेस इन इट्स ओरिजिनल कोल सीम। अंदर ही इसका कोल गैसिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। और यूसीजी क्या होती है? ये भी सिमिलर सरफेस कोल गैसिफिकेशन जैसी गैस होती है कि मिक्सचर ऑफ CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो तीन का कॉम्बिनेशन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, CHO। ये इन सितु होता है, ठीक है। इससे एक्सेस मिलता है अनमाइनेबल, जिस कोल को अपन अनमाइन नहीं कर सकते उसका नीचे ही कोल गैसिफिकेशन करके वहां से हम एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है, जिसका अचीव है कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन ऑफ कोल बाय 2030, ठीक है। फिर नेचुरल फार्मिंग की बात की। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है कि एक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। और इसको क्या है, ये ना पहले इसका नाम था भारतीय प्राकृतिक किसान कृषि पद्धति, इसको रिनेम करके NMNF कर दिया फ्रॉम 2023-24, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इनिशिएट हुई थी फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स 2019 से 25, ठीक है। और ये सब स्कीम है किसकी? अम्ब्रेला स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY इन 2019, ठीक है। 2019 में स्कीम आई थी, इसकी सब स्कीम आई थी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इसका एम क्या? 12 लाख हेक्टेयर कवर करना है 600 मेजर ब्लॉक्स में। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। अब बेसिकली बात ये कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है? नेचुरल फार्मिंग होती है केमिकल फ्री होता है, लो इनपुट होता है, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग सिस्टम होता है, बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज वाइल एलिमिनेटिंग सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स। वो भी सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स नहीं होता, सब कुछ नेचुरली तरीके से होता है। तो नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट? बीज अमृत, इसमें क्या करते हैं हम? सीड्स को ट्रीट करते हैं काउ डंग यूरिन लाइम से। इससे क्या होता है कि उनकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और पेस्ट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। फिर जीव अमृत में क्या हो रहा है? बायोस्टिमुलेंट, इसमें क्या होता है? आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बढ़ानी होती है, सॉइल को ट्रीट करते हैं काउ डंग वगैरह, सीड्स वगैरह, यूरिन वगैरह, लाइम वगैरह से, ठीक है। फिर मल्चिंग, इसमें क्या होता है? आप सॉइल को कवर कर देते हो सो दैट मॉइस्चर कंजर्व करके रखते हो। फिर वापसा, इसमें क्या? एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म इन सॉइल, अर्थवॉर्म जो है सॉइल में उनको एक्टिवेट करना है और वाटर वेपर कंडेंसेशन के लिए, ठीक है।
उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्कोटेशन टू प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज, ये आप स्प्रे कर देते हो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक वर्सेस नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छी चीजें हैं और दोनों सिमिलर सी चीजें लगती है, लेकिन अंदर काफी डिफरेंस है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर वगैरह हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो बाहर से मार्केट से ला रहे हैं वो तो यूज कर रहे हैं उसके अंदर। तो ऑफ फार्म परचेज ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट, ठीक है। और इसमें सॉइल करेक्शन की भी नीड होती है, क्योंकि नेचुरल माइंड मिनरल्स हम इसमें डालते हैं, इसमें प्लोइंग होती है, टिल्टिंग होती है, सब होता है, और एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि सामान ला रहे हैं बाजार से। लेकिन नेचुरल फार्मिंग जो है इसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं होता, सारे ऑन फार्म इनपुट ही होते हैं। जैसे देसी काऊ पे कंपोस्ट यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, लेकिन मिनरल्स अलाउड नहीं होते जो कि हम बाहर से ला रहे हैं। और ये लोकोस होता है क्योंकि हम बाहर से बाजार से कुछ नहीं लेके आ रहे, नेचुरली कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और PKVY वगैरह, ठीक है। फिर नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है, NPSS। एंड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स एंड इनकलकेट अ साइंटिफिक अप्रोच अमंग देम टुवर्ड्स पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत ईजी है। अब कौन सी एजेंसी है इसमें, इसमें है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज और ICR का NCIPM, जैसा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नाम में लिखा हुआ है, सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है कि इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड है विच एम्फसाइज ऑन यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या है पेस्ट मैनेजमेंट के, अलग अलग है। या तो कल्चरल पेस्ट कंट्रोल है जहाँ पे क्रॉप रोटेशन वगैरह आप करते रहो, फिर फिजिकल ये कि हैंड पिकिंग वगैरह कर रहे हो, फिर बायोलॉजिकल है कि कोई नेचुरल पेस्ट के एनिमीज आपने डाल दिया, और केमिकल है कि कोई केमिकल वगैरह डाल दिया, ठीक है। अब फूड वेस्ट इंडेक्स, तो UNEP ने भी लॉन्च किया फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 विद WRAP वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ये फूड वेस्ट इंडेक्स जो है ये SDG 12.3 से रिलेट कर जाता है। अब SDG 12.3.1 फूड लॉस इंडेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में कितना लॉस हो रहा है, इसका कस्टोडियन है FAO, कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बाद कितना लॉस हो रहा है, तो वो सब होता है। और फूड वेस्ट क्या होता है, जब रिटेल और कंज्यूमर लेवल पे जब आपको कोई चीज वेस्ट हो रही है, उसका कस्टोडियन है UNEP, समझ आया। फूड लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है कि प्रोडक्शन में, सप्लाई चेन में, पोस्ट हार्वेस्ट में। और फूड वेस्ट मतलब जो हम कर देते हैं, खाना वेस्ट रिटेल और कंज्यूमर लेवल पे, तो वो UNEP कस्टोडियन है उसका, ठीक है। बाकी WRAP क्या एक क्लाइमेट एक्शन NGO है जो कि UK में एस्टेब्लिश हुआ था 2000, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर पायरा क्रॉपिंग सिस्टम, ये ओडिशा में होती है पायरा क्रॉपिंग सिस्टम। ये एक रिले मेथड होता है जहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस ऑयल सीड जो होती है उनको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में ही, राइस के हार्वेस्ट के 2 वीक पहले। इसमें फिर ये सब रिक्वायर्ड नहीं होता, टीलेज, वीडिंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये सब रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि राइस के हार्वेस्टिंग के 2 वीक पहले ही हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और ये चीजें उगने लग जाती है जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग मतलब क्या होगा, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू लेग्यूमिनस फैमिली, मैन्योरिंग है और ग्रीन है, समझो। तो इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू सॉइल आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, ग्रोथ हो जाएगी थोड़ी बहुत तो उसके बाद उनको अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दोगे सॉइल के अंदर, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, तो ये क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई एट ऑप्टिमम लेवल फॉर सस्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट था वैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ऐसा इतना कुछ खास नहीं पे के हिसाब से। अब इलीगल सैंड माइनिंग, ठीक है, तो कहाँ हो रही है इलीगल सैंड माइनिंग, तमिलनाडु में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ED से कुछ रिपोर्ट मांगी, ठीक है। अब सैंड क्या है, सेकंड मोस्ट एक्सप्लोइटेड नेचुरल रिसोर्स है वर्ल्ड में आफ्टर वाटर, ऐसा यूनाइटेड नेशन UNEP बोल रहा है, UNEP बोल रहा है, ठीक है। फिर मेन सोर्सेज पता है, रेगुलेशन इंडिया में क्या, सैंड माइनर मिनरल है, इसलिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 MMDR एक्ट के अंदर उसको माइनर मिनरल्स बोला गया है। इसलिए रेगुलेशन माइनर मिनरल सारा किसके लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में है, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग ये सब पता है, ठीक है। फिर एक सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने दिया था, उसमें ऑल्टरनेटिव सजेस्ट हुआ था मैन्युफैक्चर्ड सैंड से रिलेटेड, ठीक है। बाकी इकोमार्क है, इकोमार्क रूल्स वगैरह आए हैं सब, ठीक है। बाकी एक एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट और ये इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये भी वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें क्या है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें 3 चीजें होती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये भी नई चीज है, ये थी रिसेंटली, ठीक है।
अब इथेनॉल 100 क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक लॉन्च किया इथेनॉल 100 फ्यूल। इसमें क्या है, 90 to 94% इथेनॉल है, 4 से 5% मोटर स्पिरिट है ताकि उसको कलर मिले फ्लेम को, और 1.5% को सॉल्वेंट है, हायर सेचुरेटेड एल्कोहल। ठीक है, इसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई है विद द रेंज ऑफ 100 to 105। अब रीटेप एक है कि इंडिया और यूएसए ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ रीटेप कुछ किया है। फिर रीटेप वाज अनाउंस इंडिया एंड यूएस जॉइंटली इन 2023 स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर एससीपी लोन्स इन 2021। तो कुल मिला क्लीन एनर्जी पे यूएस और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रीटेप हो गया और एससीईपी हो गया, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। फिर ये गोवर्धन इनिशिएटिव है, इसका कोऑर्डिनेटिव डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल एंड शक्ति है। ये बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वेल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है, फिर ये बीआरएसआर रिपोर्ट्स हैं, जो इसमें सेबी बोलती है कि टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको अपनी रिपोर्ट बनानी है परफॉर्मेंस ऑफ एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट। ठीक है, ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, कब से, फिस्कल ईयर 2022-23 से। ठीक है, सेबी की गाइडेंस है। 3 काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर होता है, जनरल, मैनेजमेंट एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल वाइज। ठीक है, फिर 2024 का कॉर्पोरेट क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट है, ये किसने निकाली है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, कोलैबोरेशन विद कार्बन मार्केट वॉच के इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट है। अब जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट की बहुत सारी दुनिया जहां की रिपोर्ट आती है, आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमको इतना ध्यान होना चाहिए कि यार ये ऐसी कोई रिपोर्ट हाँ मैंने पढ़ी थी, और ये कोई यूएन और ऐसी बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, उसकी रिपोर्ट नहीं है, बस इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर बायोमास ब्रिकेट्स, ये क्या होगी, कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू, फॉरेस्ट वेस्ट और वेस्ट बायोमास वगैरह, और ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कार्बन बाहर आ चुका है, बस उसी को आप यूज करके वापस उसको यूज कर रहे हो, तो कोई रिलीज नहीं होता है, नो एडिशनल CO2, जब बर्न होती है कोई एडिशनल CO2 नहीं आ रही है बाहर, है ना। फिर परिवेश पोर्टल है, ठीक है, तो क्या प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चुअल एनवायरनमेंट, कुछ नहीं, एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का एक विंडो है, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए सिस्टम है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसने बोला 50,000 क्लियरेंसेस हो गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने कराया थ्रू एनआईसी के थ्रू, नेशनल, फिर एक्टिव सिंगल विंडो पोर्टल है इन सब के लिए, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, कोस्टल रेगुलेशन, जोन क्लियरेंसेस, मॉनिटर, सब्सिक्वेंट सर्कमलेंसेस वगैरह, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है, ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन से न्यूज में आया से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया, आर्मेनिया 114 कंट्री बन गई है। इंडिया और फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था 2015 में, यूएन पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, COP21 ऑफ UNFCC। इसकी गाइडेंस क्या है, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी। अब क्या क्या 1000 है इसमें, 1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए US$ का सोलर एनर्जी सोल्यूशन में 2030 तक। फिर एनर्जी एक्सेस देना है 1000 मिलियन पीपल को क्लीन एनर्जी के थ्रू, 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी बनानी है, और ग्लोबल सोलर एमिशन 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 से कम करना है। ठीक है, 104 कंट्रीज अभी सिग्निफाइड, साइंड एंड रेटिफाइड, सारी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, और ये 2020 में अमेंडमेंट आया था एलिजिबिलिटी का। इससे पहले क्या था, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज है उन्हीं के लिए था, लेकिन बाद में 2020 में अमेंडमेंट लाके सबके लिए खोल दिया। की इनिशिएटिव क्या है, वन सन वन बर्ड वन ग्रिड, ठीक है, अलग अलग ग्रिड को कनेक्ट करना है। फिर मीगा सोलर फैसिलिटी है, एक ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बनाया है, ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का, और ये सोलर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है, कहाँ पे, सब साहारन अफ्रीका में। और ये फर्स्ट प्रोग्राम है अंडर गारंटी कंपोनेंट ऑफ ISA ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, मीगा सोलर फैसिलिटी, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है पेरिस, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ये भी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, OECD के अंदर के फ्रेमवर्क के अंदर है। एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, क्यों हुआ था, क्योंकि ऑयल क्राइसिस आ गया 73 में, तो ऑयल सप्लाई का सिक्योरिटी रहे इसलिए बना था। इसमें 32 मेंबर्स हैं, 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इंडिया एसोसिएट मेंबर 2017 का। मेंबर बनने के लिए कंट्री को पहले OECD का मेंबर बनना पड़ता है, और 90 दिन का क्रूड रिजर्व उनके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर की जितना उन्होंने इंपोर्ट किया है प्रीवियस ईयर में, तो उतना 90 दिन का उनका क्रूड रिजर्व होना चाहिए उनके पास, ठीक है। रिपोर्ट इंडाइसिस के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, उसके बाद एक ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, अदर रिपोर्ट से ग्लोबल EV आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है IRENA, ये इसका HQ है अबू धाबी UAE, एक ये भी ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
इसका जेनेसिस कब हुआ था? इसका प्रपोजल हुआ था 1981 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी नैरोबी केन्या में हुआ था, लेकिन ये फाउंड हुआ था इवेंचुअली काफी लेट, बोन जर्मनी 2009 में, है ना, ये ध्यान रखना है, काफी नई है ये इंस्टीट्यूशन है। 168 मेंबर्स हैं, ईयू भी है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंट्रीज सब एनर्जी ट्रांजिशन की बातें करती है, जो भी चीजें करनी है, ठीक है। फिर वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ है, ट्रैकिंग COP28 आउटकम्स, ठीक है, वो देख रहा है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर आसियान, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इन जॉब्स, सब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो काम है वो इसका काम है। फिर आगे यूएन डेसा, ठीक है। यूएन डेसा क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 1941 में 48 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। 193 यूएन मेंबर्स हैं, सारे आ गए और इंडिया भी है इसमें। अब इसका रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स एसडीजी, फिर फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, स्ट्रेटजीज टू फंड द 2030 एजेंडा, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। फिर UNSDSN है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये 2012 में बना था, काफी रिसेंट है। ग्लोबल एक्सपर्टाइज को मोबिलाइज करता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन के लिए। 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटेड बाय 57 नेशनल रीजनल नेटवर्क, से ध्यान रखना है। इसमें 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वहां ऊपर जो था डेसा में, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज है, 193 यूएन मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे 2000 मेंबर इंस्टीट्यूशन बहुत सारे, ठीक है। की इनिशिएटिव क्या है? यूथ सोल्यूशन प्रोग्राम में, यूथ इनोवेटर्स में, SDSN नेटवर्क वगैरह ये सब है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है एक, SDG प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। फिर SDG सिटी गाइड्स है, लोकलाइजिंग SDG इन अर्बन एरियाज, ग्लोबल हैप्पीनेस पॉलिसी रिपोर्ट है जो कि हैप्पीनेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक करती है। SDG ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप है, स्ट्रेटेजी फॉर SDG एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, IEEH, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम इंडिया जो है वो IEEH को ज्वाइन करेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, ठीक है। अब ये कब हुआ था? 2020 में बना। अब इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया मेंबर बनना चाह रहा है, तो रिसेंट ही होगा मोस्टली। तो 2020 में बना था। ये सक्सेसर है किसका? इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, जिसमें इंडिया मेंबर था, तो उसका सक्सेसर है ये। अभी इसमें लगभग 16 मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, UK वगैरह, ठीक है। मैंडेट क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो तो नाम से समझ आ रहा है। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको डेजिग्नेट किया गया इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर हब ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल क्या है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका HQ है। 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस अभी को होस्ट हुई थी, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल कंक्लूड हुई थी रोटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। ये बनी थी 1923 में। WC UN एक्रेडिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी बॉडी, UN से एक्रेडिटेड है लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट है ग्लोबल एनर्जी बॉडी, ठीक है। मोर देन 3000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एकेडमिक सब। फिर इसके क्या रिपोर्ट्स है? वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो फाउंडेशन, वर्ल्ड एनर्जी इशू मॉनिटर, वर्ल्ड एनर्जी ट्रिलेमा रिपोर्ट वगैरह, ठीक है। फिर IRI, इसका साउथ एशिया का रीजनल सेंटर ISAR, ठीक है, कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। IRRI का ISAR साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि IRRI जो है अपना एक्सपांड कर रहा है, किससे? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, IRRI का 2018 में एस्टेब्लिश हुआ। किसके बीच में? ये जो ISAR के, वो 2018 में बना, कैसे हुआ? MOU के थ्रू, जिसमें इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड IRRI मिलकर हुआ। और IRRI जो है इसका हेडक्वार्टर का फिलीपींस में, ठीक है। और ये काम करता है मेनली इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो राइस की ग्रोथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करता है ये, ठीक है। जो हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसके अंदर भी IRRI का काफी मेजर रोल था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर ड्राई सीडेड राइस हो गया, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग हो गया, तो ये नई नई प्रैक्टिसेस निकालता रहता है, ठीक है, राइस के लिए, राइस बेस्ड एग्रो फूड सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट है, आईरिस है, ठीक है। अब आईरिस क्या है? CDRI ने अलग अलग मेंबर्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन वगैरह के साथ आईरिस बनाया था। ये बनाया था मेनली आइलैंड स्टेट्स के लिए, कि वहां पे जो डिजास्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा हो, वो रेजिलेंट हो काफी, ठीक है। ये किसमें लॉन्च हुआ था? COP26 ग्लासगो में, सब COP26 के टाइम हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड लीडर्स समिट में हुआ था, ठीक है। स्मॉल आइलैंड
डेवलपिंग स्टेट्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं जहाँ जो कि सिमिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस करती है, और जरूरी नहीं है कि सारे SIDS जो है वो आइलैंड्स ही हैं। बेलीज, गायना, सुरिनेम ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन आइलैंड्स नहीं है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, ठीक है। तो इंडिया, इसने इंडिया के रोल को काफी हाईलाइट किया, जैसे ऑपरेशन दोस्त टर्की के अर्थक्वेक में, ऑपरेशन करुणा साइक्लोन मोका म्यांमार के टाइम पे, वैक्सीन मैत्री कोविड-19 पेंडेमिक वगैरह में। तो ये इंडिया के दूसरे भी जो ऑपरेशन है ना, वो सारे एक बार आपको याद होने चाहिए। इसको आप देख लेना अलग से, लेकिन प्री से पहले ये सारे आपको पता होने चाहिए कि इंडिया ने कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में क्या क्या ऑपरेशन किए, ठीक है। फिर UNDRR, इसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये एस्टेब्लिश कहाँ हुआ है, 1999 में, ठीक है। फिर मैंडेट क्या है, टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क के गोल को फुलफिल करना वगैरह वगैरह, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, 15 ईयर नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, नॉन बाइंडिंग है याद रखना। इसमें 7 टारगेट है, और इम्प्रूव्ड वर्जन है योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 का जो फ्रेमवर्क था उससे इम्प्रूव्ड है। और सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 से 2030 तक, ठीक है, 15 साल का। फिर ये अडॉप्ट हुआ था थर्ड UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन DRR पे 2015 सेंडाई जापान में, ठीक है। फिर मरीन हीट वेव सी के ICR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये ICR का, ठीक है। इसमें बोला है कि लक्षद्वीप काफी इफेक्ट हो रहा है मरीन हीट वेव से, ठीक है। अभी ये CMFRI क्या एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 1947 में, बाद में से ज्वाइन कर लिया ICR को 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ से, कोची केरला में, और लीडिंग ट्रॉपिकल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है CMFRI, ठीक है। अब साइक्लोन क्या है, एक लैंड ओरिजिनेटिंग साइक्लोन, नेम आशना ही बना था कच्छ कोस्ट इन गुजरात इन अरेबियन सी में। अब साइक्लोन जो नेमिंग होती है कैसे होती है, वो एक प्रोसेस WMO ने एस्टेब्लिश कर रखा है। ये क्या कर रखा है, अलग अलग जोन में बांटा हुआ है इन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड को। अब उस जोन में जितनी भी कंट्रीज होगी, टोटल नंबर जितनी कंट्रीज होगी, हर कंट्री उतने ही नाम देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज है, जैसे एक जो WMO एस्केप पैनल है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये 1 of 5 TCR भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जो इंडिया वाला जो एरिया है, इसमें क्या है 13 कंट्रीज है, तो हर एक कंट्री 13 नाम देगी। उसके बाद 1 by 1 एक एक कंट्री का नाम चलता जाएगा, नया साइक्लोन आएगा फिर उस कंट्री का नाम दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे 13 कंट्रीज हैं इसमें, और 13 नेम्स दे दिए जो कि सिक्वेंशियली यूज होंगे, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये साइक्लोन वगैरह हम सब पढ़ा हुआ है, बहुत स्टैटिक है, लेकिन बस एक बार घुमा लेते हैं। नॉन फ्रंटल होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं, हरिकेन अटलांटिक, टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक के साउथ चाइना में, विली विली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर और कौन से साइक्लोन न्यूज में है, रेमल इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट। फिर टाइफून यागी इन वियतनाम, हरिकेन हेलेन इन मिल्टन USA, टाइफून यंगसिंग्स इन फिलीपींस, हरिकेन बरिल इन कैरिबियन, ठीक है। तो हल्का सा दिमाग में रखना है, ये चीजें दिमाग में रख सकते हो। आ सकता है क्वेश्चन की रिसेंट साइक्लोन्स वो कहाँ आए हैं, ठीक है। या फिर कहाँ, या फिर ये वाला कि कहाँ पे साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइक्लोन्स और टोर्नेडो से अलग होते हैं, जिनको ट्विस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ट्विस्टर्स इस बार मेंस में आ गया था इसलिए यहाँ इन्होंने लिख दिया। फिर टोर्नेडो क्या होता है, वॉलेंटरी रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम ए थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, थंडरस्टॉर्म से ग्राउंड तक नीचे एक्सटेंड करता है वो, ठीक है, टोर्नेडो। अब क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत 100 माइल्स में हो सकता है, ये बहुत छोटा है, फ्यू ऑफ यार्ड्स में रहता है टोर्नेडो। इसमें विंड शेयर जो होती है नहीं चाहिए, बट ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फेरिक वर्टिकल शेयर नहीं चाहिए, नहीं तो हवा इधर उधर डिसिपेट हो जाएगी तो साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें तो चाहिए। फिर यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है नियर जीरो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है। ये ओशनिक फिनोमेना है, ये लैंड फिनोमेना है। इसका लाइफ टाइम जो है डेज में मेजर किया जाता है, ये तो मिनट्स में खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये फ्लडिंग वगैरह करता है, लेकिन ये लोकलाइज डिस्ट्रक्शन करता है। बेसिकली टोर्नेडो क्या है, एक छोटा सा है, कम टाइम के लिए आता है, लैंड पे आता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, वर्टिकल शेयर भी ज़्यादा होता है, और लोकलाइज होता है, ठीक है। बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमें जो पता है वो तो हमें याद ही है, तो उसको इससे कंपेयर कर लो, ईजी है। फिर साइक्लोन के बारे में क्या आई हमें पता है, रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर होता है, ये एयर सबसाइड कर रही होती है, यहाँ से एयर बढ़ रही होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से ऊपर बढ़ती जाती है, तो साइक्लोन हमने पूरा पढ़ा है स्टैटिक में, ठीक है। जो भी साइक्लोन 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से क्रॉस कर जाता है वो रिकर्व होता है और मोर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब फेवरेबल कंडीशन ये भी हमने सब पढ़ा है, 27 डिग्री होना चाहिए, कोल्डेस्ट फोर्स होना चाहिए, इक्वेटर पे नहीं बनता है, वर्टिकल विंड स्पीड नहीं चाहिए, इतनी नहीं, वेरिएशन नहीं चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, ठीक है, विंड शेयर जिसको बोलते हैं, और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया भी चाहिए, ठीक है, ताकि एयर जो है कन्वर्ज करे।
सारा इजी है। फिर IMDA कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स है, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ग्रीन 72 आवर्स पहले देते हैं, येलो 48, फिर ऑरेंज 24 और रेड जो है 12। ठीक है। उसके बाद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने बोला है ग्लेशियर लेक्स और वाटर बॉडीज हिमालयस में अपना सरफेस एरिया बढ़ा रही है, इसका मतलब आइस पिघले जा रहा है। ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली है, और CWC डील्स विद ओनली सरफेस वाटर, वर्ल्ड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डील्स विद ग्राउंड वाटर। ठीक है। CWC केवल सरफेस वाटर की बात कर रहा है, ग्राउंड वाटर जो है ये ग्राउंड वाटर से डील करता है। ठीक है। उसके बाद वही है, ये अभी ये इस तरीके से ये लेक है, ये आइस थिकनेस से ज्यादा है, फिर आइस पिघल रहा है, तो ये लेक बढ़ती जा रही है, इस पे प्रेशर बढ़ते जाता है मोरेन पे, फिर ये टूट जाता है और नीचे फ्लड आ जाता है। अब रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बढ़ने की जरूरत नहीं, सबको पता है, कुछ आएगा तो आप लिख लो, मेंस में तो फिर याद करना पड़ता है। फिर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज है इसके ऊपर। फिर सेंटर ने रिसेंटली इनिशिएट किया अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर 188 क्रिटिकल लेक्स। फिर एक तेंगचुंग का लेक है सिक्किम में, ध्यान रखना है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है कि HKH क्रायोस्फीयर इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट IC मोड के द्वारा। बाकी ठीक है यार, बाकी इतना लोड नहीं लेना, बाकी चले। फिर ऑयल स्पिल, ठीक है। तो ऑयल स्पिल को टैकल करने के लिए एक ऑयल जेपर आता है जो कि कंटेंस बैक्टीरिया फीडिंग ऑन ऑयल है। फिर ऑलिव वायरस एस है, सिमिलर टू ऑयल जेपर बट मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑयल विथ हाई सल्फर कंटेंट। ठीक है। ये बायो रिमेडिएशन है। बाकी बूम्स एंड स्पीकर है। बूम्स बूम्स क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है जो कि ऑयल स्प्रेड को धीरे कर देता है। स्कीमर जो होते हैं, बोट्स होती है डिप्लॉयड टू रिमूव द ऑयल। ठीक है। फिर ये भी इसलिए ज्यादा बता दिया क्योंकि इस बार मेंस में क्वेश्चन आ गया था ऑयल स्पिल को कैसे रिमूव किया जाता है, बायो रिमेडिएशन टेक्निक वगैरह क्या होती है। ठीक है। कन्वेंशन क्या क्या है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स मार्पोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 92। फिर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज है, ये रेटिफाइड बाय इंडियन 2015, ये 2001 का है। ठीक है। फिर बाकी नेशनल लेवल पे क्या है कि नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान है एक 1976 का, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ठीक है। तो लोड नहीं लेना है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए मार्पोल क्या है, बंकर ऑयल पोल्यूशन का थोड़ा सा अलग से एक कन्वेंशन है जिसको इंडियन रेटिफाई कर रखा है। ठीक है। अब लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड में क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर NLFC इन कोलकाता। ठीक है। इसके अदर इनिशिएटिव क्या है, भूषण खेत वेब पोर्टल है जिसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन लैंडस्लाइड हजार्ड वगैरह मिलती है, और भू संकलन मोबाइल ऐप है जहाँ पे डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट, कोई काम का नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा इन सबको, पता नहीं इतना क्यों दिया हुआ होता है। इंडिया की वनरेबिलिटी कितनी है, 12.6% ऑफ लैंड एरिया है। इनिशिएटिव टेकन फॉर लैंडस्लाइड रिडक्शन, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी 2019, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय ISRO। ठीक है। फिर लोकलाइज वेदर फोरकास्ट की बात कर रहा है कि ग्राम पंचायत लेवल पे आपको वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लाना है। जॉइंट प्रोग्राम किसका, पंचायत राज मिनिस्ट्री, IMD और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वगैरह की। ठीक है। फिर कॉस इट फ्लोज है, एक प्रोजेक्ट रन बाय इक्विनॉक्टेक, कोची बेस्ड कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर वगैरह। इसका फुल फॉर्म देख लो, कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। बस इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम है DEWS, ये क्या है कि DWS इज इंडिया फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म रन बाय वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ IIT गांधीनगर। ठीक है। इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, ये सब कुछ काम का नहीं है, प्री के हिसाब से कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है ना। फिर एक ये है EW फॉर ऑल, IMD चीफ सेड दैट इंडिया इज हेल्पिंग नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मॉरिशस develop EWS as part of early warning for all EW for all initiative announced by UN in 2022। ये जैसे काम की चीज है ना। अब aims to protect everyone from hazardous weather, water or climate events through EWS by end of 2027, spearheaded by World Meteorological Organization, United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR। ठीक है। फिर कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 3.1 बिलियन बिटवीन 23 से 27 टू स्ट्रेंथन 4 पिलर्स ऑफ EWS। ठीक है। फिर एक्सरसाइज एक क्या, एक एक्सरसाइज है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की और सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी की, जो यहाँ पे तमिलनाडु में हुई है। ठीक है। डिजास्टर से रिलेटेड, ये याद रखना है, डिजास्टर से रिलेटेड है क्योंकि NDA में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में क्या है कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI वगैरह हो गया, तो CDRI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 5th एनिवर्सरी हो गई इसकी, ये बना था UN क्लाइमेट समिट 2019 बाय इंडिया में, 40 कंट्रीज हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। और ठीक है, क्या क्या और इनिशिएटिव है इसका, एक आयरिस है इसका एसिड्स कंट्रीज के लिए, फिर DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाता है ये, और रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड भी है इसके पास। इसका रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट रिपोर्ट। ठीक है। अब ज्योग्राफी तो हमें पूरा स्टैटिक होता है, पढ़ा ही हमने कि एल नीनो क्या होता है, वार्म फेज, ला नीना क्या होता है, कोल्ड फेज,
एल निनो के टाइम पे जो होता है, नॉर्मली क्या होता है, सारा गर्म पानी इस साइड में आता है, लेकिन एल निनो के टाइम पे क्या होता है कि गर्म पानी इधर आ जाता है, तो यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ा है हमने, ठीक है ना। एल निनो क्या है, वार्मिंग ऑफ द ओशन सरफेस इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ठीक है, इससे क्या होता है, रेनफॉल लेके आता है साउथ अमेरिका में और ड्रॉट्स आता है इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये सब स्टैटिक है, बिल्कुल स्टैटिक है, आप पढ़ते ही हो इसको, ठीक है ना। फिर अभी नॉर्वेस्टर्स को लेके बात चल रहा है कि रिसर्च टेस्ट बर्ड स्टडी करने के लिए, नॉर्वेस्टर्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अभी टेस्ट बर्ड बैठ गया है ये टू स्टडी थंडरस्टॉर्म्स फॉर द फॉर्मेशन स्टेज, ग्रोथ एंड प्रोपगेशन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री कवरिंग लार्ज एरिया एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। तो एक ऐसा टेस्ट बेड बना रहे हैं सो दैट थंडरस्टॉर्म को हम स्टडी कर सकें। जो थंडरस्टॉर्म ईस्टर्न इंडिया में आते हैं ना सारे, वेस्ट बंगाल उड़ीसा झारखंड में, तो मेनली इनको नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं। अब नॉर्वेस्टर्स के लोकल विंड से जो कि थंडरस्टॉर्म कॉज करते हैं, इनके लोकल नेम्स भी है, बंगाल में काल बैसाखी, असम में बारडोली चीरा। ऑल दो तो डिस्ट्रक्टिंग टॉर्नेडोज होते हैं, अप्रूटिंग कर देते हैं, लेकिन फायदा भी होता है इसमें। प्री खरीफ क्रॉप जो होती है, जूट, पेडी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सबको बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है, तो ये आने से क्या होता है, टेम्परेचर में सडन ड्रॉप हो जाता है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है प्री खरीफ क्रॉप्स को। ठीक है, अब अलग अलग लोकल विंड्स क्या है, लू है, हमको पता है कि गर्मी में चलती है, वेस्टर्न इंडिया में चलती है, नॉर्थ में। फिर आंधी बोलते हैं, ये भी नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं। मैंगो शावर जो होता है कर्नाटका केरला में होता है, प्री मानसून लोकल रेन कैरिंग विंड्स होती है। मैंगो अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो होता है इससे, ठीक है, इसलिए मैंगो शावर बोलते हैं। फिर ब्लॉसम शावर जो होते हैं, ये भी केरला में होते हैं, ये ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर्स में काफी काम आते हैं। फिर एलिफेंटा जो होता है, ये होता है कि सदर्ली या साउथ वेस्टर्ली विंड्स मालाबार कोस्ट के वहां पे, ये एंड होती है एंड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एलिफेंटा से। ठीक है, फिर एक अंडर सी फीचर्स इन इंडियन ओशन की बात हो रही है। तो अभी रिसेंटली क्या, नेम्स ऑफ अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज एंड कालपत्रु रिज, इंडियन ओशन, ये अप्रूव हो गए हैं। किसने अप्रूव करा है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, आईओसी और आईएचओ ने ये तीनों नाम इंडियन ओशन के अंडर सी फीचर्स के अप्रूव करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, लोकेटेड अलोंग साउथ वेस्ट इंडियन रिज। ये किसने डिस्कवर किया, एनसीपीओआर ने। ठीक है, तो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन आईएचओ, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में। इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है यूएन में, इंटरकॉन्टिनेंटल बॉडी है विद 100 मेंबर्स, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, इसका उसके बाद इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट अंडर इंडियन नेवी इज नोडल एजेंसी फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड नॉटिकल चार्टिंग इन इंडिया। ठीक है, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है 1961 में बनी थी, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मरीन साइंसेज। फिर जेपको जो है, जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ ओशन, इज एन आईएचओ एंड आईओसी यूनेस्को जॉइंट प्रोजेक्ट टू कलेक्ट मैथमेटिक डाटा एंड मैप द ओशन। ठीक है, अब जियो पार्क है, यूनेस्को ने 18 न्यू जियो पार्क ऐड करें ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये 213 हो गए और 48 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है, लेकिन कोई भी इंडिया में कोई भी जियो पार्क नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या क्या ऐड हुए हैं, एक्सटेंट वॉल्केनो बड़े बड़े, पोलैंड वाला, इम्पैक्ट क्रेटर फिनलैंड वाला, उबेराबा ब्राजील वाला, ये थोड़ा सा याद कर सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है इस पे। ठीक है, फिर अबाउट ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क्स क्या है, ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जीजीएन ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। ये किसकी अम्ब्रेला के अंदर, यूनेस्को के अंदर है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। और है क्या ये कंसेप्ट अरोज हुआ था मिड 19, ये क्रिएट हुआ था 2015 में, यूजीजीपी। ठीक है, यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क जो है वो 2015 में कंसेप्ट आया था। फिर यूजीजीपी आर सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज वेयर लैंडस्केप्स ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आर मैनेज्ड विद अ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मैनेज्ड बाय बॉडी हैविंग ए लीगल एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल लेजिस्लेशन। ठीक है, इसका डेजिग्नेशन परमानेंट नहीं है, केवल 4 साल के लिए होता है, फिर से रीअसेसमेंट होता है। ठीक है, फिर मैंडेटरी नेटवर्किंग क्या है, मेंबरशिप ऑफ ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क इज ऑब्लिगेटरी फॉर यूजीजीपी। ठीक है, अगर आपको यूजीजीपी में आना है तो आपको ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क का मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक बेस फ्लो है, बेस फ्लो हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू द फ्लडिंग ऑफ रिवर्स इन पेनिनसुलर रिवर्स। बेस फ्लो क्या होता है, बेस फ्लो होता है कि पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो जो कि ओरिजिनेट हो रहा है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज से, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज से वो आ रहा है, वो सीप कर रहा है स्ट्रीम के अंदर एंड रिवर ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। तो जब ग्राउंड वाटर नीचे से आके सीप कर रहा है रिवर में, तो क्या होता है, फिर उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ऊपर वाले पानी को लेने की, तो फिर फ्लडिंग, फिर फटाउट हो जाती है, तो उसको बेस फ्लो बोलते हैं। बस इतना से जानने की जरूरत है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती है फ्लाइंग रिवर्स,
लॉन्ग नैरो रीजन होते हैं जहाँ पे जो ट्रांसफर करते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड ऑफ ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक से बाहर जब वो वाटर वेपर ट्रांसफर करते हैं हवा में तो उसको फ्लाइंग रिवर्स बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दे ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। फिर नेगेटिव लीप सेकंड क्या होता है कि नेगेटिव लीप सेकंड ये होता है कि ये सेकंड है जो कि सब्ट्रैक्ट करते हैं क्लॉक से टू कीप देम अलाइंड विद अर्थ्स रोटेशन। इट इज डन व्हेन अर्थ इज स्पिनिंग मोर क्विकली एंड लेंथ ऑफ डे इज डिक्रीजिंग। जब अर्थ जल्दी स्पिन कर रही है और लेंथ ऑफ डे जो है वो छोटी हो रही है तो एक नेगेटिव लीप सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और अभी तक 27 पॉजिटिव लीप सेकंड्स में लेकिन कोई भी नेगेटिव लीप सेकंड नहीं हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव लीप सेकंड मतलब अर्थ जो है थोड़ी सी स्लो स्पिन कर रही है, ठीक है। तो जीरो शेडो डे बेंगलुरु में अभी जीरो शेडो डे एक्सप्लेन किया। जीरो शेडो डे क्या होगा? जीरो शेडो डे जब होगा तब सन एकदम ओवरहेड आ जाता है और वर्टिकल ऑब्जेक्ट की कोई भी शेडो नहीं आती। ये कब होता है? साल में 2 बार होता है, समर सोलस्टिस के टाइम पे और विंटर सोलस्टिस के टाइम पे। और कहाँ कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन के बीच वाली जगह पे, ठीक है। जीरो शेडो डे जो होती है अलग अलग दिन में होता है अलग अलग प्लेसेस के लिए। अब ब्लू होल क्या है? ब्लू होल ये है कि तामजा ब्लू होल इज डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ये मेक्सिको के चेटुमल बे में है ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ युकातन पेनिनसुला। ब्लू होल क्या है? वाटर फिल्ड केवर्न्स है फॉर्म बिलो द सी फ्लोर, ऑफन फाउंड इन कोस्टल एरिया वेयर द बेड रॉक इज प्रोन टू इरोजन, ठीक है। अदर प्रोमिनेंट ब्लू होल कौन से? ड्रैगन होल इन साउथ चाइना सी, ग्रेट ब्लू होल नियर बेलीज, दाहा ब्लू होल। आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसको पढ़ लो एक बार, देख लो कहाँ पे क्या है या फिर मैप पे देख लो कहाँ पे क्या है। बाकी ऐसे कभी क्वेश्चन बना नहीं है इसके ऊपर अभी तक। अभी हीट डोम क्या होता है? हीट डोम ये होता है कि रिज ऑफ हाई प्रेशर गेट स्ट्रक इन द एटमोस्फियर, कि एक हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो स्ट्रक हो जाता है एटमोस्फेयर में। इसमें क्या होता है कि हॉट, वैसे तो हॉट एयर होती है, वो हॉट एयर एक्सपांड होती है तो वो ऊपर जाती है, लेकिन क्या होता है वो हॉट एयर ट्रैप हो जाती है एटमोस्फेयर में और हाई प्रेशर वापस उसको नीचे पुश कर रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है हॉट एयर वो ट्रैप हो जाती है, साइडवेज मूव कर नहीं पाती है। इसलिए मोस्टली हीट डोम जो बनता है वो सिटीज में बनता है, क्योंकि सिटीज में बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती है तो वो साइडवेज से मूव नहीं कर पाती है। एयर साइडवेज मूव नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स आ गई, ठीक है। और ऊपर मूव नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम ऊपर से नीचे धक्का धक्का दे रहा है उसको। तो यहाँ पे ये ऐसे हीट डोम बन जाता है गर्म, तो इसलिए हीट डोम, ठीक है। फिर इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंडोस, तो इंडिया एंड यूएस ने भी डिसाइड किया है रीएक्टिवेट इंडोस को, ठीक है। अब ये क्या है? 36 मूड बायोज है। मूड बायो क्या होता है? ओशनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक प्लेस में रहता है और मल्टीपल सेंसस डाटा कलेक्ट करता है। 2006 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली करना क्या जा रहा है? ओशनोग्राफिक एंड मेरीन मेट्रोलॉजिकल डाटा कंटेंट मतलब लेना चाह रहा है ये, ठीक है। तो इतना सा है, कुछ ऐसे जो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इन, ठीक है, तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। फिर रिंग वुडाइट ओशन है, वास्ट रिजर्वर ऑफ वाटर है डब्ड एज रिंग वुडाइट ओशन कंसील्ड विद इन द अर्थ्स मेंटल 700 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस, ठीक है। रिंग वुडाइट के ब्लू मिनरल फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर इन अर्थ्स मेटल। इतना कुछ काम का नहीं है। अर्थ का मेंटल ये सब आप स्टैटिक में पढ़ते हो। इकोस्ट्रेसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट एंड अंडरलाइंग मेंटल, ठीक है। फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हाँ हम पढ़ते हैं। अब क्या है? अर्थ इज सराउंडेड बाय इमेंस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग ए रीजन कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। अब ये कैसे बनता है? अर्थ के जो बाहर जो है ये हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ये मैग्नेटोस्फीयर बनता है ना, जो कि सोलर विंड्स आती है तो उसको यहाँ भेज देता है जो पार्टिकल्स होते हैं, फिर यहाँ से यूँ जाता है, फिर यहाँ पे ये ऑरोरास बन जाते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं ना स्टैटिक के अंदर। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है अर्थ के आउटर कोर से बाय जियोडायनामो प्रोसेस। इसमें क्या होता है? कन्वेक्टिव एनर्जी होती है जो कि हीट को मूव करती है। इसकी वजह से क्या होता है? फ्रॉम स्लो मूविंग मोल्टन आयरन, इस वजह से क्या होता है कि इसको चेंज करके इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इससे फिर 2 पोल बन जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और अभी क्या हो रहा है कि वो पोल रिवर्सल चल रहा है। फिर हमने देखा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के अंदर भी कैसे मैग्नेटिक अलाइनमेंट दिखता है कि ओवर द ईयर्स चेंज हुआ है वगैरह वगैरह, वो सब है, ठीक है। फिर कोल्ड लावा ऑल्सो नोन एज लेहर इन इंडोनेशियन। ये क्या है कि जब पानी इंटरेक्ट कर जाता है ना वोल्केनो ऐश एंड डिब्रिस से ऑन स्लोप ऑफ ए वोल्केनो, ये अंदर से तो हॉट होता है इंटरनली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद इन वोल्केनिक मटेरियल, ऐसा नहीं कि अंदर से ठंडा हो गया, ठीक है ना। फिर हीट बजट है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये सब पता होना चाहिए। ये इतना स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं कितना परसेंट किधर आता है, कितना परसेंट किधर आता है। बस ये शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होती है, लॉन्ग वेव क्या होती है, कौन सी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कैसे काम करता है, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कलेक्टर डल, ठीक है, ये क्या है? ये है इट इज एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग यूजुअली
कलकटल क्या है? इट इज एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग यूजुअली इन प्री मानसून अप्रैल मई और पोस्ट मानसून सीजन बाय स्वेल वेव्स ऑन साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया। प्री मानसून और पोस्ट मानसून में जब कोस्टल फ्लडिंग होती है ना, उसको कलकटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोस्टल एरिया केरला तमिलनाडु में एजेंसी ने एक अलर्ट बोला कि कलकटल फिनोमेनन हो सकता है, तो ये फिनोमेनन याद रखना है ना, ये पूछा जा सकता है। तो स्वेल वेव्स क्या होती है? सीरीज ऑफ मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव्स होती है generated by distant weather storms, example hurricane that propagate thousands of miles across ocean and seas, ठीक है। swell waves can propagate in directions that differ from direction of the wind, हो सकता है swell waves अलग डायरेक्शन में जाए, from differ can differ from direction of wind, ठीक है। अब प्लेसेस इन न्यूज है, तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ने का है नहीं, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं, लेकिन क्या क्या पढ़ना है बाकी आप फिर अपने हिसाब से इसको रीड कर लेना है, देख लेना एक बार, ठीक है। अभी सुबानसिरी है, ये हमें पता है कि ये आती है कांगे ग्लेशियर रेंज इन तिब्बत से, ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र है और आसाम में ज्वाइन होती है, ज्वाइन से आसाम। अब ये ऑलरेडी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आएगा तो फिर आप यहाँ पढ़ भी लोगे तो भी याद नहीं रहेगा, और अगर आएगा तो सबके लिए एक जैसे ही होगा फिर वो, और नहीं पूछेगा। और इस एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ जाएगी, और ऑलरेडी हमारे पास कोर्स बहुत है पढ़ने का, ठीक है। तो इतना सा पढ़ लो बहुत है। फिर जियाडाई रिवर है, ये भी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, और ये ब्रह्मपुत्र को मिलती है नियर मजुली आइलैंड, ठीक है। फिर एक तीजू और जुमकी, ये तीजू और जुमकी रिवर है, इनका ओरिजिन है नागालैंड में, ये चिनविन रिवर में गिरती है जो कि ट्रिब्यूटरी है इरावदी रिवर की, ठीक है। और जुमकी जो है बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीजू इन नागालैंड है, तो जुमकी अपने आप में तीजू की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर ये अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका ये किस में हो रहा है? ये लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में, सियांग के ऊपर, ठीक है। तो ये सियांग जो रिवर है, एंग्सी ग्लेशियर कैलाश रेंजेस इन मानसरोवर लेक, बेसिकली ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, ठीक है। फिर शरावती रिवर है, ओरिजिन इसका अम्बु तीर्थ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका है, ये यहाँ पे ये वाटरफॉल जोग फॉल से वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। डैम क्या है इसका? महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर एक ये पेरियार रिवर है, पेरिनियल है, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, ओरिजिन क्या है इसका? शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, फ्लोज थ्रू पेरियार टाइगर रिजर्व एंड रीचेस पेरियार लेक, फ्लोज इनटू वेम्बनाड लेक एंड फाइनली इनटू अरेबियन सी। ट्रिब्यूटरीज क्या है? मुथिरा पुजयार, मुल्लेयार, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। मेजर डेम्स क्या है? इडुक्की, मुल्लापेरियार, एडामल्यार एक्सेट्रा, ठीक है। फिर नोयाल रिवर है, ये पोल्यूशन वगैरह हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिन क्या है? वेलियानगिरी की हिल्स कोल्ड साउथ कैलाश, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का डिवीजन है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर है, ठीक है, नोयल रिवर, ठीक है। फिर दूसरी और प्लेसेस क्या है कि एक उनमिंगला पास है, तो हमको सारे पास पता होने चाहिए। यहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना है बीआर और प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर। उनमिंगला जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है। फिर लिपुलेक पास है, ये यहाँ पे पिलग्रिम्स ने देखा है माउंट कैलाश अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रॉम ओल्ड लिपुलेक पास, लोकेटेड क्या है? इंटरनेशनल माउंटेन पास इन व्यास वैली उत्तराखंड, इनहेबिटेड बाय भूतिया कम्युनिटी, ठीक है। फिर सियांग वैली है, यहाँ पे ये आंट की स्पीशीज है, पेरा ट्रेचिना नीला, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स के नीशी और आदि ट्राइब्स। फिर प्रोमेनेड बीच है पुडुचेरी में, ये रेड हो गया था प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश हमने ऊपर देखा है कि प्लैंकटन क्रैश क्या होता है, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम, अब ये मुल्ला पेरियार डैम ने ये तमिलनाडु वर्सेस केरला में बहुत कुछ लड़ाई वड़े चल रही है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1887 और 1895 के बीच में, ठीक है। ये इसमें पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला के अंदर बना हुआ है, तो है ये केरला के अंदर डैम, लेकिन इसको ऑपरेट और मेंटेन करता है, मेंटेन ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु करता है, ठीक है। और पर्पस क्या है? टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू तमिलनाडु वाईगाई बेसिन की तरफ, ठीक है। तो इससे तमिलनाडु को पानी मिलता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल वाटर बॉडीज, थोड़ा सा ये भी न्यूज में, तो ये भी हमको थोड़ा देखना है कहाँ पे क्या है। तो ये सीन रिवर है, ये फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लोयरे एम्प्टीज इनटू इंग्लिश चैनल, ठीक है। फिर एक नरवा रिवर है, ये डिस्प्यूट आया है रशिया और एस्टोनिया के बीच में नरवा रिवर पे। फिर एक उरल रिवर है, जिसमें वाटर लेवल राइज कर रहा है स्नो मेल्टिंग की वजह से, यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। फिर अरल सी है, ये पूरा ड्राई अप होते जा रहा है, तो ये डेजर्ट बनते जा रहा है, ठीक है। फिर लेक तुर्काना है, ये एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट लेक है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड एल्कलाइन लेक है, ठीक है, लेक तुर्काना। फिर लेक करीबा है, तो वाटर लेवल इसमें काफी कम हो गया है एल निनो की वजह से, और ये बनी है डेमिंग जेम्बेसी रिवर इन 1955, ठीक है।
फिर पेंटनल वेटलैंड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, यहाँ पे वाइल्ड फायर वगैरह लग रही है। बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे में पूरा फैला हुआ है ये, और यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और 2 रामसर साइट्स भी है। फिर लेक कुआरी, यहाँ भी वाटर लेवल्स कम होते जा रहा है एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर की वजह से। फिर हम्बोल्ट और ला कोरोना ग्लेशियर, वेनेजुला लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर इन एंडीज, ठीक है, वेनेजुला का लास्ट ग्लेशियर है एंडीज के में, ठीक है। बहुत इतना छोटा हो गया कि अभी ग्लेशियर कहलाने लायक भी नहीं रहा है, ठीक है। फिर नाइल है, नाइल सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 9 कंट्रीज के बीच में वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, फीड करती है लेक विक्टोरिया से, और फिर मेडिटेरियन सी में ड्रेन करती है। 2 मेन ट्रिब्यूटरी, व्हाइट नाइल जो कि ओरिजिनेट होती है बुरुंदी और रवांडा से, ब्लू नाइल जो कि ओरिजिनेट होती है इथोपिया से, ठीक है। बेसिकली इससे हमको ये है कि हमको दुनिया के लेक्स देखनी है सारी, दुनिया के वेटलैंड्स जो बड़े बड़े वेटलैंड्स है वो थोड़े ध्यान रखने हैं, दुनिया के रिवर्स देखनी है, ठीक है। ये सारा हमको पता होना चाहिए, तो ये न्यूज़ में हो तो पता ही होना चाहिए, उसके अलावा भी पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी फिजिक्स वगैरह क्या है, तो एक अफार्ट ट्रायंगल है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे नया ओशन आ सकता है इस जगह, अफार्ट ट्रायंगल। फिर एक बटक है, क्रेटर है, गेटवे टू अंडरवर्ल्ड और डोरवे टू हेल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है। और अटाकामा डेजर्ट तो पता ही है हमको। फिर अटाकामा सॉल्ट फ्लेट है चिली में, बिगेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट इन चिली वगैरह। फिर माउंट एरेबस है, ठीक है। माउंट एरेबस कहाँ है कि यहाँ पे एक्सपेलिंग पॉकेट्स ऑफ गैस कंटेनिंग क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड, ओनली 1 to emit in a metallic form, ठीक है। फिर ठीक है, अंटार्कटिका है कि ग्रीनिंग हो रही है। फिर कॉन्गो बेसिन है, कोकोआ फार्मिंग सर्ज इन कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन में कोकोआ फार्मिंग बढ़ गई है। वर्ल्ड सेकंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आफ्टर अमेजन, ठीक है। लंग्स ऑफ अफ्रीका, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स, ठीक है। फिर ये रोस आइस सेल्फ है, अंटार्कटिका का रोस आइस सेल्फ है वो जो है। और एक ये मरकरी आइलैंड है, ये भी यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ वगैरह है, ठीक है। मरकरी आइलैंड वगैरह इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लो इसको, थोड़ा बहुत एक आइडिया लगना चाहिए काम पे कौन सी चीज़ है हल्की फुल्की, ऐसे बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आता है इसके ऊपर, ठीक है। अब कंट्रीज न्यूज़ में क्या है कि पनामा कंट्री है, किसका कैपिटल सिटी पनामा सिटी है, पहला नेशन टू एवोकेट आइलैंड कम्युनिटी फ्रॉम आइलैंड ऑफ गार्दी सब डब आइलैंड ओवर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, पहली कंट्री जिसने क्लाइमेट को ही आइलैंड को ही खाली करवा दिया क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। फिर चाइना कैपिटल बीजिंग है, यहाँ पे डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट बनाने की बात कर रहा है, जो कि बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी 24% से करेगा, ठीक है। उसके बाद यूके कैपिटल लंदन है, और बिकम फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल पोस्ट द क्लोजर ऑफ इट्स लास्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। फिर कोलंबिया कैपिटल बोगोटा, वाटर रेशनिंग करना चालू कर दिया इन्होंने। और फिर मलेशिया कैपिटल कुलालंपुर, इसमें कम्युनिटी ऑफ सी फेरिंग पीपल इन मलेशिया इंडिजिनस बजो आर बीइंग एक्टिवेटेड टू मेक वे फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन सवा मलेशिया बोर्नियो, ठीक है। फिर डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन, यहाँ पे इसने बोला है कि टैक्स लगाना चालू करेगा ऑन लाइफस्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम 2030, मेकिंग द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, ठीक है। फिर अब डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज है जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, तो क्या है, आइसलैंड है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ये सुंदरनुका वॉल्केनो में, ठीक है। ये सूडान में डैम कोलेप्स हो गया है हैवी रेनफॉल के बाद। इंडिया में भी क्लाउड बस्ट हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, ताइवान में अर्थक्वेक आया है, फिलीपींस में ऑयल स्पिल वगैरह कुछ हुआ है, स्पेन में फ्लड्स आए हैं, बोलीविया में वाइल्ड फायर हुआ है, ब्राज़ील में फ्लड्स आए, नाइजीरिया में कोलेप्स हो गया अलाउड डैम, जिम्बाब्वे में ड्रॉट की दिक्कत हो रही है, केन्या में फ्लड्स हो रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी में मैसिव लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट रुआंग में, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़, ये प्रोटेक्टेड एरिया से वैसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जो जो न्यूज़ में उनको आप बस देख लो अच्छे से कि हाँ कौन कौन से न्यूज़ में, कि हाँ ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर ये सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हम नीचे पढ़ेंगे हम अच्छे से, तो एक बार इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई इसको हम अब पढ़ेंगे नीचे भी। फिर आंध्र प्रदेश में कोडन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, लोकेशन लाइज इन कुप्पम पाल्मनर रेंजेस आंध्र प्रदेश,
ये ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश है जो कि एशियन एलिफेंट्स के लिए जानी जाती है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम में यहाँ पे एक नई प्लांट की स्पीशीज मिली है, फ्लोगा कैंथस सुंदन सुखेरी, ठीक है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और ये क्या है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, स्टेट कैपिटल ईटानगर इज लोकेटेड इनसाइड द सेंचुरी। फिर इम्पोर्टेड बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, पोम्मा, पम, पाचिन, न्यूरुचि, चिंकी, ये सब रिवर से जाती है। फिर आसाम में सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये टुगेदर विद नामेरी नेशनल पार्क इट फॉर्म्स सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क और सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलकर सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व बनता है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। फिर डोलसरी, गोबरू, गेलगी, बेलसरी, सोनाई रुपई रिवर्स में निकल जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। काजीरंगा जो है ये हाईएस्ट रेवेन्यू से कलेक्ट किया है इसकी 50 साल की हिस्ट्री में। यूनेस्को रिकग्निशन, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 से ही। गोलाघाट और नागाउन डिस्ट्रिक्ट आता है आसाम का, और सिचुएटेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड कार्बी मिकिर हिल्स के बीच में ये सिचुएटेड है, ठीक है। फिर बिहार है, बिहार में कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डेवलप अप्रूवल दिया, डेवलप एज KWS एज बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका लोकेशन का है कायमूर हिल्स प्लेट्यू पे है, स्प्रेड ओवर सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड सतपुरा, माइकल हिल्स एंड विंध्या बघेलखंड हिल्स एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये लिंक्ड है किससे, बांधवगढ़, संजय गुरु, घासीदास, पलामू टाइगर लैंडस्केप से। सिचुएटेड कहाँ है, सोन रिवर साउथ में है और कर्मानसा रिवर वेस्ट में, ठीक है। फिर चंडीगढ़ में ये जो है एक सेंटर ने रिसेंटली इशू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया है जहाँ पे डिमार्केट किया है ESZ अराउंड सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, चंडीगढ़ में है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक है, सिचुएटेड एडजेसेंट टू सुखना लेक, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, तो ये नोटिफाई किया छत्तीसगढ़ ने एज पर 4th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा, पहला सबसे लार्जेस्ट है नागार्जुन सागर साइसलम, ठीक है। उसके बाद है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, अमराबाद टाइगर रिजर्व। फिर 3rd नंबर पे है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व नोटिफाई कैसे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38V ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ठीक है। फॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड टामोर पिंगला सेंचुरी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टामोर पिंगला सेंचुरी को, ठीक है। इससे टाइगर रिजर्व बना है। फिर टामोर पिंगला सेंचुरी क्या है, नेम्ड आफ्टर तामोर एंड पिंगला रिजर्व फॉरेस्ट। तो पहले तामोर पिंगला रिजर्व फॉरेस्ट थे और वहां पे तामोर पहाड़ और पिंगला रिवर भी है, इससे तामोर पिंगला सेंचुरी बनी। फिर तामोर पिंगला सेंचुरी गुरु घासीदास नेशनल पार्क से इंटीग्रेट करके गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क का लोकेशन क्या, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सम पार्ट में बघेलखंड प्लेट्यू भी है, सोन ड्रेनेज वगैरह आ रहा है, इनको मैप पे भी अच्छे से देखना है। और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए या फिर नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, इनको तो अच्छे से आपको करना ही है कवर स्टैटिक में। और बाकी जो भी न्यूज में आ गए उनको तो अलग से पढ़ लो, बाकी कवर करना ही है अलग से। फिर भद्रा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिकानिया मिक्रांथा एक वीड रेपिडली स्प्रेड हो रहा है भद्रा टाइगर रिजर्व में और इसकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन कर रहा है। फिर मिकानिया मिक्रांथा क्या है, पेरेनियल क्लाइंबर है, ये ट्रॉपिकल अमेरिका में ओरिजिनली आया है और यहाँ पे इंडिया में मेजर इन्वेसिव स्पीशीज बन गए। अब भद्रा टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में भद्रा टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड सेतीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पार्ट ऑफ सेम लैंडस्केप, इसी लैंडस्केप का पार्ट। और रिवर क्या है, भद्रा तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी। फिर मध्य प्रदेश में गुगवा नेशनल फॉसिल पार्क है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ फॉसिल मिले हैं। अभी गुगवा नेशनल फॉसिल पार्क जो है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के, ये एज ए नेशनल पार्क रिकॉग्नाइज होता है 1983 में और ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजस फॉरेस्ट है। फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेकंड साइट ऑफ फॉर ट्रांसलेक्शन ऑफ चीता आफ्टर कूनो पालपुर नेशनल पार्क अप्रूव हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर अबाउट GSWS क्या है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ MP एंड राजस्थान, ठीक है। रिवर क्या है, चंबल एंड गांधीनगर डैम लाइज विद इन द सेंचुरी, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व है, ये बोला है कि AI यूज कर रहे हैं इसके अंदर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर हैज बीन लॉन्च एट पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्प्रेड इन लोअर सदर्न रीचेज ऑफ सतपुरा हिल्स, ठीक है, बॉर्डर पे आता है ये। आईने अकबरी में भी इसका मेंशन है और ओरिजिनल सेटिंग ऑफ रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की ओरिजिनल सेटिंग इस पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है, टाइगर रिजर्व के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर रिवर क्या है, पेंच जाती है, फ्लोरा फोना मोमो वगैरह, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में क्या है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, फिर इसके लोकेशन है सह्याद्री रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये रिजर्व नोटिफाई हुआ था 2010 में, किसको अमलगेट किया था, कोयना सेंचुरी और चंदोली नेशनल पार्क को, ठीक है। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था 2013 में, ईरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ये कंट्रीगोस क्या है, किससे कंट्रीगोस से आसपास और क्या है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है,
बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को लिंक करता है, ठीक है। ये सत्यमंगलम के बारे में भी बोलते हैं और बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये सब आसपास में ये सारे, ठीक है। फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज या एम्फीबियंस की मिली है, मिक्रीजेलस पेलुंका, ये भी एक फ्रॉग है, केव डांसिंग फ्रॉग, और नाइटी बात्राचुस इंद्रनेली, ये भी इंद्रनेल्स नाइट फ्रॉग है। दो नाइट फ्रॉग्स, ये फ्रॉग्स हैं, एम्फीबियंस हैं। इनकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मिली कहाँ से? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, ये पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और क्या क्या आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली, ठीक है। रिवर क्या है? मोयार रिवर इससे निकलती है। फिर तेलंगाना में क्या है कि एतुर्नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज विटनेसिंग फॉरेस्ट फायर, यहाँ भी फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरीज है, सिचुएटेड इन वारंगल तेलंगाना, एस्टेब्लिश हुई थी 1953 में। ये किस बॉर्डर पे? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर पे, ठीक है, इन तीनों के बॉर्डर पे। फिर बाउंडेड बाय लखनावरम लेक, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइब है एशिया की, कौन सी? समक्का सरक्का जत्रा, ठीक है। रिवर क्या है? दयम वागू ट्रॉपिकल ड्राई रेसिस फॉरेस्ट, ठीक है। तो स्टेट के हिसाब से समझ आ जाएगा कुछ टाइप के फॉरेस्ट वहाँ होंगे। फिर मृगावनी नेशनल पार्क है, ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है, और ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट वगैरह है। और ये क्या बोल रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट एरिया ऑफ एमएनपी इन चिलकुल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 80 हेक्टेयर्स ऑन पेपर, ये सब ठीक है। बेसिकली बात ये कि कहाँ पे ये हैदराबाद तेलंगाना में ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट है। अब कौन सी स्पीशीज इन यूज क्या है? अभी एक तो ध्यान रखना, डब्ल्यूपीआई प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में साइट्स को जो है शेड्यूल 4 में डाल दिया। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ग्रे वुल्फ, ये क्या है? लीज कंसर्न है। हिमालयन वुल्फ और तिब्बतन वुल्फ जो है वल्नरेबल है, ठीक है। ऑपरेशन भेड़िया से लॉन्च हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, जहाँ पे मैन ईटिंग वुल्फ को कैप्चर करना था यूपी में, ठीक है। ये एक्सट्रीमली सोशल लिविंग होते हैं, 6 से 8 के पैक में रहते हैं, बहुत स्पीड से भागते हैं, मोनोगेमस होते हैं और मेल डोमिनेंस हायरार्की फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट क्या होता है इंडियन वुल्फ का? राजस्थान, गुजरात वगैरह। हिमालयन वुल्फ का अपर ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ठीक है। अब रेड पांडा, ये एंडेंजर्ड है और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपको? ये मिलेगा आपको अपना सारा सिक्किम का, तो ऑल्दो स्टेट एनिमल है, लेकिन रेड पांडा ऊपर ही मिलता है, ठीक है। रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जू, ये जू है, यहाँ पे रेड पांडा के खिलाफ प्रोग्राम है। इसको सेलेक्ट किया है फाइनलिस्ट ऑफ 2024 वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। फिर ये भी नॉक्टर्नल होते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में साथ में आ जाते हैं। ट्वेलाइट आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में ये एक्टिव हो जाते हैं। क्रिपस्कुलर है। फिर सिक्किम स्टेट एनिमल है। डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना। तो आपको समझ आ रहा होगा किस एरिया में है सारे। फिर एशियाटिक लायन है, ये भी एंडेंजर्ड है और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। 6 एशियाटिक लायंस को गिर फॉरेस्ट से बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये अफ्रीकन लायन से थोड़े से छोटे होते हैं, इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, और प्रोजेक्ट लाइन अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। फिर चीता, एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूज किया गया है, सेकंड होम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है, और लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटेंट इन 1952। केवल यही एक लार्ज कार्निवोर है जो कि 1952 के बाद में, मतलब इंडिया में एक्सटेंट हुआ है। कब हुआ है? 1952 को, तब बोला गया था कि एक्सटेंट हो गया है। फिर अफ्रीकन चीता जो है ये वल्नरेबल है, नामीबिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एशियाटिक चीता केवल ईरान के एरिड लैंडस्केप में ही मिलता है, बस और कहीं नहीं मिलता है। और कंजर्वेशन मेजर्स क्या? प्रोजेक्ट चीता, फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर नीलगिरी तार है, इसका एंडेंजर्ड स्टेटस है, ये भी इसका पार्ट है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओनली माउंटेन अनगुलेट एनिमल विथ हूव्स इन सदर्न इंडिया, ऑलमोस्ट अमंग द 12 स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। लोकली नोन एज वराइंटू। 2 एपिक्स शिलापतिकरम और शिवा काशी दामिनी मेंशन इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर सदर्न इंडिया में केवल यही अकेली है, ठीक है। जितने भी माउंटेन एनगुलेट होते हैं उसमें से 12 में से इंडिया में 12 स्पीशीज है, उसमें से केवल सदर्न इंडिया में केवल यही है, ठीक है, नीलगिरी तार। फिर कंजर्वेशन मेजर्स क्या है? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स है, और इराविकुलम नेशनल पार्क एंड अन्नामलाई हिल्स होम टू लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इराविकुलम नेशनल पार्क में ध्यान रखना है ना, इराविकुलम नेशनल पार्क में इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन में रहती है, किसकी? नीलगिरी तार की। फिर हुलक गिबन, ठीक है। हुलक गिबन क्या है? वेस्टर्न हुलक गिबन है, एंडेंजर्ड है। कंटेक्स्ट क्या? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आसाम होलोंगा पार्क गिबन सेंचुरी, ठीक है। वहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए अप्रूव कर दिया।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो टाइप के होते हैं, वेस्टर्न हुलक गिबन, ईस्टर्न हुलक गिबन, ठीक है। वेस्टर्न का तो हुलक हुलक के नाम होता है, इसका हुलक ल्यूकनडेस, ठीक है। फिर आर्बोरियल होते हैं, डायरनल होते हैं, हाईली टेरिटोरियल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फर कलर होता है, ठीक है, मतलब मेल का अलग कलर होगा, फीमेल का अलग कलर होगा। फिर हैबिटेट क्या होता है कि ईस्टर्न हुलक गिबन तो फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इन पार्ट्स ऑफ आसाम, वेस्टर्न हुलक गिबन होगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। फिर आइबेरियन लैंग्स, ये वल्नरेबल है, ये आईयूसीएन के अकॉर्डिंग इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है इंप्रूव हो गया एंडेंजर्ड से वल्नरेबल, ठीक है। ये भी नॉक्टर्नल है, क्रेपस्कुलर है, डायरनल ड्यूरिंग विंटर है। और फिर यूरोपियन हैबिटेट्स का वो डाइट है, एंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला वगैरह, ठीक है। एवन स्पीशीज क्या है, जिप्स इंडिकस, इंडियन वल्चर, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है, तो ये हमको तो पढ़नी ही है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम अच्छे से। फिर मोयर वैली है इन मुदुमलाई टाइगर, तमिलनाडु, यहाँ पे लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ जिप्स वल्चर इन वाइल्ड है, ठीक है। हैबिटेट स्पेशलाइजेशन ओपन ग्रासलैंड है, फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कंजर्वेशन मेजर्स क्या है कि हमने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को डिक्लोफेनाक, केटोप्रोफेन, इसको वेटरनरी यूज के लिए बैन कर दिया था, और वल्चर एक्शन प्लान हमारा 2020 से 2025 तक। एक जैडरन कर्सर है, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। ये 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, मतलब डिकेड हो गया, लेकिन इसको विजुअली स्पॉट नहीं किया गया। ये नॉक्टर्नल होती है, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड होती है, फाउंड ओनली इन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश है, स्पेसिफिकली वहाँ पे श्रीलंका, मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कडप्पा में ही मिलती है, और ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्रेफर करती है। फिर ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक है, नियर थ्रेटन्ड है। कंटेक्स्ट है, पूर्णिमा देवी बर्मन रिसीव 2024 वेटले गोल्ड अवार्ड डब्ड ग्रीन ऑस्कर फॉर कंजर्विंग ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसको हरगिला बोलते हैं, ये केवल आसाम में रहते हैं, 80% वहीं रहते हैं, और बाकी बिहार, इंडिया और कंबोडिया वगैरह में रहते हैं। लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है, इसके हैबिटेट टॉल ट्रीज विद क्लोज कैनोपीज एंड बम्बू क्लम्स वगैरह, ठीक है। फिर अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। इसमें मणिपुर ने, मेरी इस डिस्ट्रिक्ट ने इम्पोज कर दिया बैन ऑन हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन, तमिलग्लोंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसको लोकली बोलते हैं कहुआ पुइना इन मणिपुर, ठीक है। ये माइग्रेटरी रेप्टर है, रशिया और चाइना से आती है सदर्न अफ्रीका तक, पूरा इसका ब्रीडिंग ग्राउंड, ठीक है। फिर 22,000 किलोमीटर जर्नी करती है, लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ऑफ एनी रेप्टर है, पासेस थ्रू मणिपुर एंड नागालैंड, फीड्स ऑन ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, अमूर फाल्कन। फिर एक्वेटिक स्पीशीज है यूरेशियन ओटर, ठीक है, नियर थ्रेटन्ड है ये क्या है कि पहली बार इसमें सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इसको रेडियो टैग किया गया है, ठीक है। और दो टाइप की और अलग स्पीशीज होती है, जैसे स्मूथ कोटेड ओटर एंड एशियन स्मॉल क्लॉड कोट ओटर, ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है। फिर वेकिटा, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। ये क्या हुआ था, अभी देखा है कि इसकी डेवास्टेटिक डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हो गया है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नाउ मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द सिटासियन ऑर्डर है। ये एक टूथेड वेल है, जैसे डॉल्फिन और स्पम वेल्स होती है, एज अपोज टू वेल्स विद बलीन। बलीन एक फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनसाइड द माउथ होता है, जैसे ब्लू वेल। दो तरह की चीजें होती है फिश के अंदर, एक टूथेड वेल है, जैसे विकिटा हो गई, डॉल्फिन हो गए, स्पम वेल्स हो गए, और दूसरे होते हैं वेल्स, कौन सी, बलीन वाली, जिसमें फिल्टर फीडिंग होती है, जैसे ब्लू वेल। हैबिटेट क्या है, एंडेमिक टू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। अब ब्लू वेल्स भी एंडेंजर्ड है। अब इसमें लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट है, लाइफ स्पेन इसका 80 से 90 साल है, और ये फीड करती है क्रिल पे मरीन क्रस्टेशियन, ठीक है। हैबिटेट क्या है, ऑल ओशन एक्सेप्ट द आर्कटिक ओशन। फिर रेप्टाइल्स, इंसेक्ट फीमेल्स में नेप्टिस फिलेरिया है, ये टेले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, ठीक है। ये रेयर बटरफ्लाई वगैरह है, ठीक है। फिर बटरफ्लाई सिकाडा है, ये सिकाडा की स्पीशीज है, लेकिन बटरफ्लाई जैसी है, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई सिकाडा दे दिया। जीनस बैक्वर्टीना है बिकॉज ऑफ देयर कलरफुल विंग्स वगैरह, ठीक है। फिर बम्बल बीज है, ये रेजिलेंट है पेस्टिसाइड के, सब बोला गया है। फिर जीनस बॉम्बस जीनस में बिलोंग करती है। पोलिनेटर है, लार्जर देन हनी बीज है, लेकिन ये हनी प्रोड्यूस नहीं करती है, बस पोलिनेशन के लिए बोलते हैं इसको। डांस करती है, कम्युनिकेटिंग फॉर फूड अलर्ट। फिर सी एनिमोन है, ये भी ब्लीच हो रहा है ऑफ अगाती आइलैंड, लक्षद्वीप, साइंटिस्ट ने बोला है। ये भी फाइलम जो नाइडेरिया है, जो अपने कोरल्स जिस फाइलम के होते हैं, ये भी ऐसी एनिमोन भी उसी फाइलम के, नाइडेरिया, ठीक है। ये प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं, लाइक कोरल सी एनिमल्स एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ग्रीन एल्गाई, ठीक है। उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद क्लाउन फिश भी करते हैं ये, ठीक है। फिर बैटल लिप्स चंद्रयानी, ये एक मरीन टार्डिग्रेड है। टार्डिग्रेड क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन जो है सर्वाइव कर जाते हैं। तो थर्ड मेरीन टार्डिग्रेड स्पीशीज है, जो कि साइंटिफिकली डिस्क्राइब हुई है फ्रॉम द इंडियन वाटर्स, ठीक है। इसलिए इसका नाम चंद्रयान 3 के उस पर रख दिया, चंद्रयानी, ठीक है। फिर सी कुकुम्बर है, तो एक नया रिसर्च आएगा, सी कुकुम्बर कैन हेल्प इन रिकवरी ऑफ कोरल रीफ वगैरह।
सी कुकम्बर क्या होता है? एनिमल ग्रुप कॉल्ड एकिनोडर्म्स, जिसमें स्टारफिश, सी अर्चिन्स, तो ये जितने भी एनिमल ग्रुप्स वगैरह है ना, फाइलम वगैरह, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है। इनको जेनेटर्स और ट्रॉपिकल सीज बोलते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। जेनेटर क्या होता है? जो क्लीन करता है, तो ये भी क्लीनिंग का काम करते हैं। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिखाते हैं। फिर प्लांट स्पीशीज है सीज वीड, या आईसीआर ने बोला है कि सी वीड हमको कल्टिवेशन करना है, ठीक है। आईसीआर ये सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया सीवीड कल्टिवेशन के लिए। 3 ग्रुप्स है, ग्रीन क्लोराफाइटा, ब्राउन फेफाइटा और रेड रोडोफाइटा वगैरह, ठीक है। मल्टी सेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रोप्स वगैरह, ठीक है। फिर एक्विलेरिया मेलसेनेसिस अगरवुड जो हो गया, साइट्स ने ईज कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया, मूव टू बेनिफिट लैक्स ऑफ फार्मर्स। अभी ये क्या है? ये एवरग्रीन ट्री है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश और भूटान और पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया में मिलता है। एरोमेटिक प्लांट्स, ऑयल एंड चिप्स वगैरह मिलती है, ठीक है। फिर सिंटिरिचिया कैनेनर्विस, ये डेजर्ट का एक मॉस है, मास लाइक एनवायरनमेंट जो विथस्टैंड कर सकता है। ये कहाँ मिला है? कि अंटार्कटिका और मोहावे डेजर्ट वगैरह में। तो फर्स्ट पॉइनियर स्पीशीज होती है जो कि स्पीशीज फॉर कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स वगैरह, ठीक है। फिर सेमल ट्री है, सिल्क कॉटन ट्री, ये सदर्न राजस्थान से अचानक गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज डेसिडस ट्री है, क्रिम्सन रेड फ्लावर्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हर चीज़ से बनती है इसकी, ठीक है। फिर मेसिपटेरिस ओब्लंगसियोलेटा, ठीक है, लार्जेस्ट जिनोमन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म यहाँ पाया गया है, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं कि ये प्री मॉडर्न ग्रुप ऑफ प्लांट से शायद बिलोंग करता है। इवॉल्व लॉन्ग बिफोर डायनासोर सेट ऑन द अर्थ, डायनासोर से ही बहुत पुराना है। तो ये केवल न्यू कैलेडोनिया में मिला है और नियर बाय आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, थ्राइव्स ऑन ट्रंक्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर पाम ट्री है, तो उड़ीसा बोल रहा है कि प्लान करेगा पाम ट्री टू कॉम्बैट लाइटनिंग डेथ। पाम ट्री क्या होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट होता है। अलग अलग पाम ट्री, कोकोनट, ऑयल पाम, अरेकनट, पाल्मेरा, पाल्मेरा डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी? नेचुरल कंडक्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ। फिर नील कुरंजी है, ये आईयूसीएन ने बोला है इसको कि इसको ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज में वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। सेमेल्पोरस, सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड बिफोर डेथ, रिप्रोड्यूस करता है और मर जाता है, वल्नरेबल में डाल दिया। नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स नाम आया इसी कलर के, इसी वॉज डिराइव फ्रॉम द कलर्स ऑफ दीज फ्लावर्स। फिर वाटर स्पिनच, ये क्या है? सेमी एक्वेटिक पेरिनल प्लांट है, बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ एशिया। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 वगैरह है वाटर स्पिनच, ठीक है। फिर अश्वगंधा है, ये काफ़ी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। ये एवरग्रीन शब है, फाउंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, ठीक है। फिर आरोग्य पच, ठीक है, ये क्या है? ये अगस्तर हिल्स ऑफ केरला में मिलता है। कानी ट्राइब यूज करती है, हेल्थ फूड फॉर गेटिंग इंस्टेंट स्टेमिना। तो नाम इसका क्या? आरोग्य, ग्रीन दैट पच दैट गिव्स स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है। दो द मेन स्पीशीज ट्राइकोस जेलियानिकस इज फाउंड इन श्रीलंका, थाईलैंड। ओनली द इंडियन वेराइटी इज प्रूव टू हैव मेडिसिनल क्वालिटीज। श्रीलंका और थाईलैंड में मिलती है, लेकिन इंडिया की वेराइटी में ही मेडिसिन क्वालिटीज बोला जाता है। फिर बाओबाब ट्री है, ये अफ्रीका में काफी मिलता है। ये लॉन्ग लिव डेसिडस ट्रीज है, ठीक है। तो अभी इसको प्रिजर्व करने की बात चल रही है, क्योंकि बहुत गायब होते जा रहे हैं। ये मिलता है अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। इंडिया में मांडू इन धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश वगैरह मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अपसाइड डाउन ट्री, ठीक है। तो हमारी एनवायरमेंट की पीटी खत्म हो गई है। अभी हम और भी जो भी नेक्स्ट पीटी आएगी वो भी हम करते जाएंगे, ठीक है। आपको अभी तक समझ आ रहा होगा कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है। तो फटाफट पीटी को इसको मल्टीपल बार रिवाइज करना है। मल्टीपल बार इस वीडियो को आप सुन लो, या फिर आप एक बार खुद पढ़ लो। जो पीटी मार्क पीटी है उसको आप मल्टीपल बार पढ़ लो। अभी इनिशियली आप वीडियो देखोगे तो शायद आप स्पीड में देखोगे या 3 घंटे लगेंगे आपको, फिर अगली बार देखोगे 2 घंटे लगेंगे, फिर अगली बार आप पढ़ोगे 1 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी पीटी, ठीक है ना। इस तरीके से आप मल्टीपल रिवीजन कर लो तो चीज़ें आ जाएगी। बाकी जो चीज़ें अगर छूट भी गई है इनकेस, अगर इस पीटी में कहीं भी या कुछ भी करंट अफेयर में, वो सब आपके मॉक टेस्ट पेपर जो आपको लगाने हैं बहुत सारे 100 से 150 पेपर लगाने, उनमें सब करंट कवर हो जाएगा बच्चा कुचा, ठीक है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पीटी में।